हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 4 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हमने 3 लेक्चर देखे। लास्ट लेक्चर में हमने केपलर्स लॉ कवर किए थे और इस लेक्चर का जो मेन थीम है बच्चों वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक अलग एंगल से उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है, आपको क्या करना है, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए बच्चों, उनको पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन हल कर लिए। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। देख लो बच्चों, पहले ये सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पर एन कितना आ जाएगा, 3, पता है हमें, केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, थर्ड 3 ऐसा होता है, याद रखो। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स। बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने बच्चों इलिप्स को। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स, क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, ऐसा केपलर ने कहा था। अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया, क्या करता है, स्वीप इक्वल एरिया, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो फर्स्ट लॉ क्या था, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स अराउंड द सन। और सेकंड लॉ क्या था, लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। थर्ड लॉ क्या था, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन sun and planet. Okay, last, due to dash force earth attract all object towards it due to gravitational force. Which force, gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे चीजों को अर्थ क्या करती है, खुद के तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है बच्चों, पॉज करके इसे नोट कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद हम फर्स्ट न्यूमेरिकल बनाते हैं। हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स थे बच्चों जो हमने अभी सॉल्व किए, जो लास्ट लेक्चर पे बेस्ड थे। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है बच्चों। और ये आपको थोड़ा सा 12th का टच भी देगा। 12th में भी ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अभी सिलेबस चेंज हो गया है, ग्रेविटेशन चैप्टर विल बी शिफ्टेड टू 11th स्टैंडर्ड, पहले हमारे टाइम पे ये 12th में होता था। ठीक है, तो हम इसे बहुत डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे। क्या कह रहा है देख लो, लेट द पीरियड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार, सपोज दिस इज द स्टार। ये क्या है, हमारा स्टार है। स्टार मतलब जो खुद से चमकता है, सन इज अ स्टार। ठीक है, ये स्टार है। तो एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर, तो कैपिटल आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक प्लैनेट है जो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। अब एक राउंड पूरा करने के लिए पीरियड कितना लग रहा है, कैपिटल टी। तो हमसे पूछा है प्रूव करो, प्रूव करो कि इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस 2r, अगर वो 2r डिस्टेंस पे होता, तो ये r और दूसरा r। ठीक है, तो सपोज यहां ले लेंगे हम। ठीक है, सपोज ये 2r डिस्टेंस पे होता, ये डिस्टेंस कितना होता, 2r। तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इसका जो पीरियड है, इसका पीरियड कितना होता, √8t, दैट t इज आउटसाइड द रूट। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये 2r डिस्टेंस पे घूमता तो इसका जो पीरियड होता वो कितना होता, √8t। कोई बात नहीं, बढ़िया से प्रूव कर देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आपको सारी चीजें दिख रही है क्या, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, 1-2 वाला सिचुएशन लगाएंगे। पहले सिचुएशन को हम 1 कह देंगे। तो पहला जो पीरियड है बच्चों इसका वो है t, और पहला जो डिस्टेंस है बच्चों वो है r। तो हमें प्रूव करना है दूसरा पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू √8t। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें दिया नहीं गया बच्चों, ये हमें प्रूव करना है। और हमें दिया गया है r2, अगर आपने कितना ले लिया, 2r। तो हमारे पास केपलर्स थर्ड लॉ से एक रिलेशन है बच्चों, वो रिलेशन है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। समझ रहे हो, के क्या होता है, कांस्टेंट, के क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब ये चीज हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम फर्स्ट सिचुएशन को, तो फर्स्ट सिचुएशन को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 क्यूब इज इक्वल टू के आएगा। और ये सेकंड सिचुएशन को लगाएंगे तो क्या आएगा, t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 क्यूब इज इक्वल टू के आएगा। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर k1 और यहाँ पर k2 क्यों नहीं लिया, तो ये कांस्टेंट है ना बच्चों, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, इसलिए पहले भी k है बाद में भी k है, ये चेंज होगा क्या, नहीं। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, k
इज इक्वल टू के। के इज इक्वल टू के, सिंपल। तो एक के जगह क्या रखूंगा मैं, T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 क्यूब इज इक्वल टू, एक के जगह क्या रखूंगा मैं, T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। समझ रहे हो? तो T1 कितना है बच्चों, T, तो ये T स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय R1 कितना है, R, तो उसका क्यूब हो जाएगा R क्यूब इज इक्वल टू T2 हमें फाइंड आउट करना है, T2 हमें प्रूव करना है, तो T2 स्क्वायर जैसे कि वैसा, R2 क्यूब, तो R2 के जगह 2R क्यूब रख सकते हैं हम, तो 2R ब्रैकेट क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा T स्क्वायर, ये हो जाएगा R क्यूब, ये हो जाएगा T2 स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, R क्यूब का R क्यूब, तो ये R क्यूब और ये R क्यूब क्या हो गया बच्चों, कैंसल। अब क्या करो, इस 8 को इधर शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टी स्क्वायर हो जाएगा, 8t स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो T2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8t स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो उसको वैसे का वैसा रखेंगे 8, और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, t। तो ये आ गया हमारा प्रूफ। तो T2 कितना आ गया, √8t। कितना आ गया, √8t। पॉज करके नोट कर लो, सिंपल सा प्रूफ था बच्चों, बढ़िया से प्रूफ कर दिया हमने। T2 कितना आ गया हमारा, √8t। ठीक है, जब चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ये हमारा सैंपल प्रॉब्लम था, आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, इसलिए हमने सॉल्व करके बता दिया आपको। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था। अगर जितना आप प्लैनेट से या सन से आपका प्लैनेट दूर जाएगा उतना उसका पीरियड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और पीरियड मतलब क्या होता है, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम उसे लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्यार से पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरियड। तो बेसिकली अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो पॉइंट है बच्चों, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो हेडिंग लगाओ, न्यूटन्स, हैशटैग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री पढ़ी बच्चों ग्रेविटेशन की, हम केपलर तक आ गए। तो केपलर और टाइको ब्राहे के कॉम्बिनेशन ने 3 बढ़िया से लॉ दे दिए, कि पहले लॉ में उन्होंने बताया कि प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। दूसरे लॉ में बताया कि जो लाइन ज्वाइन करती है सन को और प्लैनेट को, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। और थर्ड लॉ में उन्होंने बताया कि स्क्वायर जो होता है पीरियड का, वो मीन डिस्टेंस के क्यूब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप सन से आपका प्लैनेट जितना दूर जाएगा उतना उसका पीरियड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब न्यूटन ने ऐसे सोचना शुरू किया, अब इस थ्योरी को न्यूटन ने डिटेल में स्टडी किया, और वो जो एक स्टोरी है, तो किसी स्टोरी है बच्चों, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक एप्पल न्यूटन के सर पे गिरने से इतना बड़ा लॉ बना होगा, इतना बड़ा यूनिवर्सल लॉ। इस पे 2-3 जनरेशन ने डिटेल में काम किया बच्चों। ओके, 2-3 साइंटिस्ट ने का तो नाम ऑफिशियली इसमें है, लेकिन कितने साइंटिस्ट ने इस पे काम किया होगा हम बता नहीं सकते। ठीक है ना, तो इस तरह से न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स की हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जब केपलर्स लॉ उन्होंने स्टडी किए, तो उन्होंने केपलर्स लॉ को इस एंगल से देखा कि प्लैनेट सन के सराउंडिंग में क्यों घूम रहे हैं, व्हाई दे आर रिवॉल्विंग, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो उसके बाद बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि हर एक बॉडी, यूनिवर्स की हर एक बॉडी जिसके पास मास है, हर दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और उन्होंने एक लॉ फॉर्मुलेट किया, जिस लॉ को प्यार से क्या कहा जाता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लॉ का क्या कहना है, इस लॉ का क्या कहना है, स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट सिंपल है, देखो बच्चों, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ये यूनिवर्सल लॉ है, क्यों है बताऊंगा मैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, every other body, every body in the universe attract every other body with a force, which is number 1 directly proportional to
product of their masses, directly proportional to product of their masses, directly proportional to product of their masses. And number two, inversely proportional to, inversely proportional to, inversely proportional to, inversely proportional to square of distance between two masses, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। तो ये स्टेटमेंट है बच्चों किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। क्या कहता है, every object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between two masses। तो क्या कह रहा है ये, इमेजिन करो एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन इमेजिन करो कि एक बॉडी है, ओके, सपोज दिस इज फर्स्ट बॉडी, इसका मास है m1, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2, और ये दोनों के सेंटर ऑफ मास या सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d। कितना है, d। तो क्या होगा, ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी फोर्स F से, ऐसे ही ये भी बॉडी को ये बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी फोर्स F से। अब ये जो फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब नीचे आ जाएगा वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है d, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस म्हणजे मतलब d स्क्वायर, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। मतलब सीधी सी बात है बच्चों, जितना दो बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना उन दोनों का अट्रैक्शन कैसे होगा, ज्यादा होगा। जितना मास कम होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, कम होगा। और ऑब्वियस सी चीज है ना, आप जितना बॉडीज को दूर ले जाओगे उतना फोर्स कम होगा, जितना डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा उतना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए रिलेशन कैसा आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यूनिवर्स के सारे फोर्स, लगभग सारे फोर्स जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर को। अब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, अब ये प्रोपोर्शनल को क्या करेंगे, इक्वल। तो प्रोपोर्शनल इक्वल कैसे होता है, कांस्टेंट लेने के बाद। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G, यहां पर कांस्टेंट क्या होता है, G, m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। ये G क्या है यहाँ पर, दिस G इज कांस्टेंट, this G is constant of proportionality, and it is called as universal gravitational constant। इस G को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये सिंपल सा लॉ है बच्चों, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स। इनफाइनाइट रेंज फोर्स है बच्चों, कितने भी दूर बॉडीज हैं, दो अर्थ में है, मून में है, अर्थ और सन में है, बाकी सारे प्लेनेट में है, मतलब बॉडीज कितने भी दूर हो, ये लॉ वैलिड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ। तो क्या लॉ है ये, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स की कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को जिसके पास मास है, दोनों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to square of distance between two masses। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रियलाइज करने की हम कोशिश करते हैं। इमेजिन करो ये अर्थ है बच्चों, अर्थ है, यहाँ पर छोटा मास रखा हुआ है, यहाँ पर बड़ा मास रखा हुआ है। अब क्या होगा, ये अर्थ एक मास है और ये बॉडी एक मास है, तो दोनों एक दूसरे को बंधे हुए होंगे, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये बड़ा मास है और अर्थ है, ये भी दोनों एक दूसरे से बंधे होंगे। तो क्या होगा बच्चों, इसका मास कम है, तो क्या होगा, ये आराम से आप इसको उठा सकते हो, लेकिन इसको आप आराम से उठा नहीं सकते, बिकॉज इसका फोर्स कैसा है, ज्यादा है, इसका फोर्स कैसा है, कम है। तो जिसका मास कम उसका फोर्स कम, जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, इसलिए ये कैसा रिलेशन आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा दो बॉडी में का उतना फोर्स कैसा होगा, कम होगा, इसलिए रिलेशन कैसा आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दिस इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है बच्चों, तो इसको पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया। चलो ठीक है, लेट अस लर्न समथिंग अबाउट कैपिटल जी। कैपिटल जी के बारे में हम कुछ चीजें स्टडी करते हैं। ओके, एंट्रेंस एग्जाम में, नीट एग्जामिनेशन में कैपिटल जी इज अ वेरी मतलब सबके पसंदीदा है कैपिटल जी, जिसपे हमेशा एमसीक्यू आता है। बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत बार आया है, 12th के बोर्ड के एग्जाम में कैपिटल जी के बारे में यूनिट हो, उसका कन्वर्जन फैक्टर हो, ये सारी चीजें बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देख लो, सिंपल सिंपल सी चीजें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, या फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर को इधर ले लो, क्या हो जाएगा, F डी स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2। तो ये m1 m2 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो कैपिटल G क्या हो जाएगा, F डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, F डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फोर्स का यूनिट देखेंगे, फोर्स, उसके बाद m1 m2 का यूनिट बनाएंगे, m1 इंटू m2 का, उसके बाद डी स्क्वायर का। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है और सीजीएस यूनिट होता है, दोनों बनाएंगे हम। हाँ, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ठीक है, क्या होता है, डाइन। m1 का क्या होता है, किलोग्राम, m2 का क्या होता है, किलोग्राम। तो m1 इंटू m2 का क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर। तो m1 का सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम, m2 का सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम, ग्राम इंटू ग्राम क्या हो गया, ग्राम स्क्वायर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। डी स्क्वायर है ना, वो डी स्क्वायर है, इसलिए मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये सारी चीजें उठा के इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी मिल जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या होगा, फोर्स का यूनिट रखो, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का यूनिट क्या है, डी स्क्वायर का यूनिट है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 का क्या है, किलोग्राम स्क्वायर, m1 का किलोग्राम, m2 का किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेस टू -2। पढ़ेंगे कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल जी का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब सीजीएस यूनिट फाइंड आउट करेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ, सीजीएस यूनिट ऑफ कैपिटल जी, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट के लिए न्यूटन विल बी रिप्लेस बाय डाइन, मीटर विल बी रिप्लेस बाय सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर, किलोग्राम विल बी रिप्लेस बाय ग्राम स्क्वायर का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, मतलब ग्राम रेस टू -2। तो सीजीएस यूनिट क्या आ गया, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, और ऐसा यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट जी। अब देख लो बच्चों, ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू जो है, द वैल्यू ये आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इट वाज experimentally it was experimentally found by scientist हेनरी कैवेंडिश। साइंटिस्ट, ये इसका जो वैल्यू है कौन डिस्कवर किया, साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन ने नहीं डिस्कवर किया बच्चों, हेनरी कैवेंडिश। तभी तो मैं कह रहा था ना कि ग्रेविटेशन इज नॉट ऑफ सिंगल मैन, ग्रेविटेशन किसी एक पर्सन का नहीं है। जो इसकी कैपिटल जी की जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली किसने फाइंड आउट की, हेनरी कैवेंडिश ने। वो कितनी थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इतनी चीजें पहले लिख लो बच्चों।
अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे क्या में, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होती है देख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें है बच्चों, आनी चाहिए आपको, मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में बहुत काम आएगी ये चीजें, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों देख लो, कैपिटल जी की जो वैल्यू है, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब अच्छे से देखो, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, पढ़ चुके हो आप। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। एक मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब किलोग्राम, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, मतलब 10⁻³ ग्राम। एक का कोई वैल्यू नहीं होता ना बच्चों, एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई जरूरत नहीं होता। अब इसका स्क्वायर कर दोगे आप तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 3 इंटू 2 6, रूल्स ऑफ इंडाइसिस m/n 10⁶ ग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो सारी चीजें इसमें पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा देख लो, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू न्यूटन के जगह क्या रखोगे, 10⁵ डाइन इंटू मीटर स्क्वायर की जगह 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 10⁶ ग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बेस सेम है, 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9, 10⁻⁹ यूनिट को साथ में लिख लेते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁶ डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर। तो +6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -6, 9 में से 6 कितने रहेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻³ बच गए यहाँ पर, और ये कितना आ गया, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो 3 में से 11 गए, कितने रहते, -8, कितने रहते, -8। तो इसकी सीजीएस वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से ये सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके बढ़िया से लिख लिया होगा, ठीक है। लेट मी डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मुझे क्या करने दो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखने दो, ओके। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाएंगे हम, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों इसकी। तो होता क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू g(m1 m2) डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। हम क्या करेंगे, दो 1 किलोग्राम के मास ले लेंगे, एक मास है ये दूसरा मास है, दिस इज ऑफ 1 किलोग्राम एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 1 किलोग्राम, दो 1 किलोग्राम के मास ले लिए हमने, ठीक है। अब डी भी कितना रखेंगे हम, 1 मीटर। अब उनके जो सेंटर से, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर करने होते हैं, उनके जो सेंटर से कितने दूर रखे हुए हैं, डी इज इक्वल टू 1 मीटर। ये m1 कितना है 1 किलोग्राम, और m2 भी कितना है 1 किलोग्राम, और दोनों मास कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए। तो क्या हो जाएगा बच्चों देख लो, F इज इक्वल टू G इंटू m11 m21 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो ये सारे 1 निकल जाएंगे, तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F। मतलब G क्या होता है, G होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे दो बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके मास 1 किलोग्राम है और जो कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 1 मीटर, ओके। तो क्या हो जाएगा बच्चों देख लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज gravitational force of attraction, gravitational force of attraction, gravitational force of attraction between two masses of 1 kilogram separated by a distance of 1 meter,
समझ रहे हो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच का? ऐसे दो मासेस जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, और कितने दूर रखे हुए हैं? 1 मीटर डिस्टेंस पे दोनों मासों को हमने पुट किया हुआ है। तो उन दोनों के बीच का अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर करोगे तो वही क्या होगा आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ऐसा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैवेंडिश ने मेजर किया और ये कितनी आई? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसको सीजीएस में हमने अभी कन्वर्ट किया था 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो सारी चीजें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। अभी आपके सिलेबस में इतने डिटेल नहीं है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है बच्चों। ठीक है ना, 11-12 में जब आप साइंस लोगे तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देख लो, या फिर हम इसे कहेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल लॉ। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये है कि द फोर्स दैट बाइंड्स ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ओके, दिस लॉ एक्सप्लेन, देख लो बच्चों, दिस लॉ एक्सप्लेन, ये लॉ एक्सप्लेन करता है क्या क्या एक्सप्लेन करता है? नंबर 1, द फोर्स which bind all object, the force which bind this law explain the force which bind all object to earth। सारे ऑब्जेक्ट अर्थ से बंधे हुए, अब हम भी अर्थ पे रुक सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया? दिस लॉ एक्सप्लेन द फोर्स विच बाइंड ऑल द ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। इसी मोशन ऑफ मून क्यों होता है? मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, देख लो, जो मून अर्थ के सराउंडिंग में फिर रहा है ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के लिए क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मून को एक मास है, अर्थ को एक मास है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? मून अर्थ के सराउंड में घूम रहा है। तीसरा, एटमॉस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू अर्थ बाय ग्रेविटेशन। समझ रहे हो? ग्रेविटेशन के वजह से ही जो हवा है अर्थ के सराउंडिंग में चिपकी हुई है, फ्लो हो रही है लेकिन चिपकी हुई है। अगर ग्रेविटेशन डिसअपियर होगा तो सबसे पहले हवा चली जाएगी, जिधर का उधर फ्लो हो जाएगी। अर्थ को छोड़ के हवा इसलिए नहीं जा रही बिकॉज अर्थ में ग्रेविटी है, वो अर्थ क्या कर रहा है? हवा को अपने नजदीक चिपकाए हुए रखा है। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय ग्रेविटेशन। किस वजह से? ग्रेविटेशन। द टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू मून एंड सन, the tides of sea due to moon and sun। समझ रहे हो? टाइड मतलब क्या? सी में आते हैं ना, भरती आहोटी, पानी का लेवल बढ़ जाता है, घट जाता है। ये जो टाइड आता है समंदर में, ये किसी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ की वजह से आता है। ठीक है, उसके बाद मोशन ऑफ प्लैनेट्स, क्या एक्सप्लेन किया? मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, इसने क्या एक्सप्लेन किया? मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? दिस लॉ एक्सप्लेन द फोर्स विथ विच all object bind to the earth, the motion of moon around the earth, atmosphere is held to earth by gravitation, the tide of sea मतलब ये समंदर, tide of sea due to moon and sun, motion of planet around the sun। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। किसने? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। ठीक है, अब देख लो कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। अब इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाई द कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और देख लो, वाई
कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एक चीज समझ लो बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज does not depend on medium present between two bodies। समझ रहे हो? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में क्या है इस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या, सपोज ये दो बॉडीज है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है d, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब इसको हमने फाइंड आउट किया, ये आया 100 न्यूटन। अब सेम बॉडीज को हमने उठाकर वाटर में रख दिया। कहां पे रख दिया? वाटर में रख दिया। वही बॉडीज है, इसका भी मास m1 है, इसका मास m2 है, उतने ही डिस्टेंस पे रखा d, और हमने फोर्स मेजर किया तो कितना आएगा, 100 न्यूटन। ये वाटर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो आप? अब इसको उठा के हमने केरोसिन में रख दिया तो फोर्स कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। चेंज होगा क्या? नहीं। मीडियम हमने निकाल लिया, वैक्यूम कर दिया, तभी भी फोर्स चेंज होगा क्या? नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में कौन सा मीडियम है इस पे डिपेंड नहीं करता। और जो कैपिटल जी की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज always remains constant, always remains constant everywhere। ठीक है ना, हमेशा ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम या फिर डिस्टेंस या फिर मास ऑफ द बॉडीज। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में किधर भी चले जाओ इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कितनी रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हेंस दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज इसकी जो वैल्यू होती है पूरे यूनिवर्स में किधर भी चले जाओ, ये कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, ये लॉ यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है, कहां के भी बॉडी पर हम लगा सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ चीजें सीखेंगे बच्चों। ये एमसीक्यू आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। कैसे, व्हाट हैपेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड 4 टाइम्स 5 टाइम, ऐसे एमसीक्यू आते हैं। तो इसका मैं बढ़िया से आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, चलो देख लो। अब देख लो बच्चों, क्या है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G m1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ है। देख लो, इफ r इंक्रीजेस F डिक्रीजेस, r नहीं आपके जगह d है, 12th में r कहते हैं, d मतलब डिस्टेंस होता है। ठीक है, इफ d इंक्रीजेस F डिक्रीजेस, इफ m1 एंड m2 इंक्रीजेस F इंक्रीजेस। ठीक है ना, ये इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घट जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट, इफ distance between two bodies is doubled। डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल्ड कर दिया। ओके, पहले ऐसा था, कितने डिस्टेंस पे था, d, अब क्या कर दिया, दोनों को उठा के 2d डिस्टेंस पे रख दिया। तो इनका फोर्स कितना था, F, तो इनका फोर्स कितना होगा, ऐसे पूछा है। इसको कहेंगे हम F1 कितना था, F
आपसे पूछा F2 कितना है। अब प्रोसीजर वाइज करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और होता है 1 मार्क के लिए, तो सीधा टेंशन नहीं लेने का, इस फॉर्मूले में देखने का। G कांस्टेंट, M1 M2 कांस्टेंट दिया गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या किया है, डबल, तो यहाँ पर 2 रख दो, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना आएगा 1/4। तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। तो फोर्स बिकम 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स। इनिशियल क्या था F, तो अब कितना बन जाएगा F/4, कितना बन जाएगा F/4। अब केस टू, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस क्या कर दिया, ट्रिपल्ड कर दिया, कोई बात नहीं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो ट्रिपल किया ना तो 3 रखना पड़ेगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 1/9, तो फोर्स कितना हो जाएगा F/9, 1/9 टाइम्स, फोर्स कितना आ जाएगा F/9, कम होगा F/9। अब केस 4 क्या किया, या फिर सॉरी केस 3 डिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स, समझ रहे हो 4 टाइम्स। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो D के जगह 4 रख दो, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना आ गया 16, 1/16, तो न्यू फोर्स कितना हो गया F/16। अब इसके रिवर्स अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया, केस 4, इफ डिस्टेंस इज हाफ कर दिया, तो कैसा, सपोज ये हमारे पहले बॉडीज थे, कितने डिस्टेंस पे D, अब क्या कर दिया इनको नजदीक ला लिया, कितने डिस्टेंस पे D/2, तो क्या रखना पड़ेगा 1/2, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, तो D के जगह क्या रखोगे 1/2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1/4, तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ऊपर चला गया ना वो, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, इफ डिस्टेंस इज 1/3, अगर डिस्टेंस क्या हो गया 1/3 हो गया, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/3 स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा 9F, कितना हो जाएगा 9F, समझ रहे हैं आपको। तो इस तरह से डिस्टेंस हम कम भी करेंगे और बढ़ाएंगे भी, तो न्यू फोर्स आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्टली क्या करो, R के जगह वो वैल्यू पुट कर दो और उसको सॉल्व करो, तो इस तरह से आपको न्यू फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस आपने डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 टाइम, ट्रिपल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा 19 टाइम, 4 टाइम कर दिया तो 1/16, हाफ कर दिया तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, इफ बोथ द मास आर डबल्ड, इफ बोथ मास आर डबल्ड, दोनों मास डबल कर दिए गए, तो क्या होगा देख लो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके जगह 2m1, इसके जगह 2m2, दोनों मास डबल कर दिए, डबल मतलब 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 4, तो न्यू फोर्स कितना हो गया 4F। इफ वन मास इज डबल, इफ वन मास इज डबल, एक मास को डबल कर दिया गया, तो एक मास को डबल कर दिया गया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, एक ही डबल किया ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इफ वन मास इज डबल, इफ वन मास डबल एंड अदर मास इज हाफ, अदर मास को क्या कर दिया हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो क्या हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले को डबल करे ना 2, दूसरे को हाफ करे 1/2, तो 2 कैंसिल, तो फोर्स विल रिमेन सेम, अब दोनों को हाफ कर दिया, दोनों को क्या कर दिया हाफ कर दिया, दोनों मास क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो कितना आ जाएगा F/4, तो न्यू फोर्स कितना आ जाएगा F/4। अब क्या कर दिया, एक को डबल कर दिया और दूसरे को ट्रिपल कर दिया, तो 2 इंटू 3 6, मतलब नया फोर्स कितना आ जाएगा 6F। अब एक को क्या कर दिया ट्रिपल कर दिया, क्या कर दिया ट्रिपल, और दूसरे को 1/3 कर दिया, तो ये 3 कैंसिल, तो फोर्स विल रिमेन सेम। इस तरह से आप इजीली कोई भी चीज आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस और मास बदलने पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
अब क्या करते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट होता है, अगर स्ट्रांग होता तो हम चिपके हुए होते, ठीक है ना। ये कैसे होता है, वीकेस्ट होता है, सबसे वीक फोर्स होता है। उसके बाद ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा क्या होता है, ये अट्रैक्टिव ही रहता है, हमेशा ये फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ये वीकेस्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, दो बॉडी के बीच में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता। एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू बॉडीज, कहां पे एक्ट होता है, एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू बॉडीज, जो दो बॉडीज पे आपकी लाइन ज्वाइन करती है उस पे क्या होता है, ये एक्ट होता है। मतलब ये पहला मास है, ये दूसरा मास है, तो इसका सेंटर, इसका सेंटर, तो कौन से लाइन पे एक्ट करेगा, ये जो लाइन दोनों के सेंटर से पास हो रही है उस लाइन पे ही ये एक्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से होता है ये। तो पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। लास्ट एक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। वो कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। किसका, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, तो हर बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां हम मोशन पढ़ने के लिए उस बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, उस मास को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। मतलब क्या, द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच whole mass of body, the point at which whole mass of body is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated, concentrated मतलब जमा होना, the point at which whole mass of body is supposed to be concentrated in order to study the motion। किस लिए, in order to study the motion, motion पढ़ने के लिए, in order to study the motion is called उसे क्या कहा जाता है, सीएम, सीएम इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, समझ रहे हो। अब सिमेट्रिक बॉडी के लिए, फॉर सिमेट्रिक बॉडी, सिमेट्रिक बॉडी के लिए, सिमेट्रिक बॉडी के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर इज सेंटर ऑफ मास। फॉर सिमेट्रिक बॉडी ज्योमेट्रिक सेंटर इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास may be inside or outside the body, inside or outside the body। अब कैसे आइडेंटिफाई करें, अब क्या करते हैं बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट है। इस पेन का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मेरे ऐसे सेंटर ऑफ मास पे ऐसे स्टेबल करूंगा, जिस भी पॉइंट पे ऐसे स्टेबल रह सकती है उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ मास। समझो सिमेट्रिक मास क्या है, स्पीयर है, स्पीयर, स्पीयर नॉट सर्कल, स्पीयर है, तो ये पूरा ऐसा स्पीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये अगर ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा। सपोज स्क्वायर है, स्क्वायर यूनिफॉर्म मास है, स्क्वायर है, तो यहां से मैं डायगोनल निकालूंगा, दो डायगोनल जहां पे मिलेंगे ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है बच्चों, तो रेक्टेंगल का ये होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों भी मीडियन जहां से जाती है ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर रिंग है, रिंग समझते हो, रिंग, रिंग मतलब अंदर का कोई पार्ट भरा हुआ नहीं है, रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब ये आउटसाइड द बॉडी है, बॉडी के ऊपर है क्या, नहीं, आउटसाइड द बॉडी। ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, ये बॉडी पे थोड़ी है, सिर्फ अगर सराउंडिंग में उसके रिंग समझती है ना आपको, तो सिर्फ यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास है क्या, नहीं। अब रिंग के बजाय अगर डिस्क होगी, डिस्क समझते हो, ये ऐसा पूरा भरी हुआ पार्ट होगा उसका, ये पूरा भरा हुआ होगा, तो उसको क्या कहेंगे, डिस्क, तो डिस्क यहाँ पर होगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ऐसे हम अज्यूम करते हैं मोशन पढ़ने के लिए, तो ऐसे पार्ट को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास। दैट पार्ट इज पैर से कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ी, किसके बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।